नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने डिफेंस सर्कल्स में काफी हलचल मचाई है। हाँ बिल्कुल। तुर्की ने हाल ही में दुनिया के सबसे खतरनाक गैर परमाणु बमों में से एक का अनावरण किया है। हाँ, सार बेटी 3। हाँ, और इसके बारे में जो दावे हैं वो सुनने में ही काफी चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये अमेरिका का जो MOA भी है ना। हाँ, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। बिल्कुल, उसके बराबर या शायद उससे भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। हमारी ये चर्चा तुर्की का मेगा बम, भारत को खतरा शीर्षक वाले एक लेख के विश्लेषण पर आधारित है। और हमारा मकसद है इस नए हथियार सार बेटी 3 को समझना और ये देखना कि हम भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सार बेटी 3 आखिर है क्या। हाँ, इसे बनाया है तुर्की के रक्षा उद्योग अनुसंधान संस्थान तुबिटा-साज ने। ये तुर्की की अपनी हथियार प्रणालियां बनाने में काफी आगे रहे हैं और ये एक थर्मोबैरिक बम है। थर्मोबैरिक, अच्छा, ये आम बमों से अलग कैसे होता है? सुनने में तो काफी शक्तिशाली लग रहा है। हाँ है भी। देखिए, जो पारंपरिक बम होते हैं वो अपने साथ लाए विस्फोटक पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन थर्मोबैरिक हथियार जो हैं वो धमाके के लिए अपने आसपास की हवा से ऑक्सीजन खींचते हैं। ओह अच्छा। तो इससे न सिर्फ धमाका ज्यादा जोरदार होता है बल्कि उसकी जो विनाशक लहर है वो ज्यादा देर तक रहती है और कई बड़े इलाके पर असर डालती है। इसे खास तौर पर मजबूत बंकरों या जमीन के नीचे बनी फैसिलिटीज को या गहराई में छिपे टारगेट्स को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेख में तो यहाँ तक लिखा है कि ये 500 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा आग का गोला बना सकता है। मतलब दायरे में जो आया वो भाप बन गया। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। और ये सिर्फ एक बड़ा धमाका ही नहीं है, ये गाइडेड भी है। मतलब निशाना लगाकर मारा जा सकता है। बिल्कुल सही, एकदम सटीक निशाना साध सकता है और इसे तुर्की के अपने फाइटर जेट से गिराया जा सकता है। अच्छा, तो ये बात हमें अगले सवाल पर लाती है कि तुर्की को आखिर इतने शक्तिशाली हथियार की जरूरत क्यों पड़ी। हाँ, ये अहम सवाल है। लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख के मुताबिक ये राष्ट्रपति अर्दोगन की एक बड़ी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि तुर्की सैन्य रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, रणनीतिक स्वतंत्रता हो। आप देखिए, मध्य पूर्व में तनाव वैसे ही बहुत है, फिर नेटो सहयोगियों पर भी वो अपनी निर्भरता शायद कम करना चाहते हैं और दुनिया में एक बड़ी मिलिट्री पावर बनना चाहते हैं। ये सब कारण हो सकते हैं। तो ये एक तरह से दुनिया को संदेश भी है। हाँ बिल्कुल, तुर्की ये दिखाना चाहता है कि देखिए, हमें बड़ी ताकत बनने के लिए परमाणु बम की जरूरत नहीं है, हम ऐसे आधुनिक पारंपरिक हथियारों से भी ये कर सकते हैं। और साथ ही अपने जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी हैं जैसे ग्रीस है, सीरिया है या कुर्द लड़ाके हैं, उनको भी अपनी बढ़ती ताकत का अंदाजा देना। अच्छा, ये तो हुई तुर्की की बात, पर हमारे लिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका भारत के लिए क्या मतलब है? क्या ये भारत के लिए खतरा है, खासकर जब हम तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां देख रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। देखिए, सीधे तौर पर भारत और तुर्की के बीच कोई सैन्य टकराव वाली स्थिति तो है नहीं। हाँ, लेकिन जो बात चिंता बढ़ाती है वो है पाकिस्तान के साथ तुर्की का गहराता हुआ रक्षा और रणनीतिक गठबंधन। हाँ, लेख में भी इसके उदाहरण दिए हैं, जैसे एर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है, UN में भी। बिल्कुल, और सिर्फ बयानबाजी ही नहीं, तुर्की ने पाकिस्तान को आधुनिक हथियार भी दिए हैं, वो बैरक्तार TB2 ड्रोन्स। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहे थे। वही, और दूसरी डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी। फिर दोनों देशों के बीच लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी बात है। तो मतलब खतरा सीधा नहीं है पर अप्रत्यक्ष है। हाँ, कह सकते हैं। खतरा इस बात से है कि तुर्की जैसा शक्तिशाली देश जिसके पास सार 83 जैसे हथियार हैं, वो भारत के एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी यानी पाकिस्तान का इतना करीबी सहयोगी और सप्लायर है। इससे रीजनल पावर बैलेंस पर असर पड़ता है ना? बिल्कुल, यही मुख्य चिंता है। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। लेख कुछ सुझाव भी देता है। क्या सुझाव है, मतलब क्या करें? देखिए, सबसे पहला कदम तो यही है कि तुर्की की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए, खासकर ऐसे हथियारों पर जो क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। इसके साथ ही कूटनीति भी अहम है। उन देशों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने का सुझाव है जिनके तुर्की के साथ कुछ तनावपूर्ण संबंध है, जैसे ग्रीस है, आर्मीनिया है, इजराइल, साइप्रस। इनके साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना, यानी एक तरफ अपनी ताकत बढ़ाओ, दूसरी तरफ कूटनीतिक घेराबंदी भी करो। बिल्कुल। और अपनी सैन्य ताकत की बात करें तो भारत को अपने आधुनिकीकरण पर जोर देना ही होगा।
प्रिसिजन बॉम्ब, बंकर बस्टर हथियार और शायद अपनी थर्मोबैरिक टेक्नोलॉजी पर भी काम करना होगा। आत्मनिर्भरता पर जोर। हाँ बिल्कुल, और डिप्लोमेसी में सावधानी भी बरतनी होगी। मतलब बेवजह उकसावे से बचना है, लेकिन दुनिया भर में तुर्की जो भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाता है उसका मुकाबला भी करना है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये SARB-83 सिर्फ एक बम नहीं है, ये एक तरह से बदलते हुए ग्लोबल पावर इक्वेशंस का और कुछ देशों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। बिल्कुल। भारत के लिए शायद ये फौरी तौर पर सीधा खतरा ना हो, लेकिन आज की दुनिया में जहां गठबंधन और प्रॉक्सी वॉर का इतना जोर है, कोई भी शक्तिशाली हथियार पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं होता। और यही शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक है। लेख भी यही याद दिलाता है कि जियोपॉलिटिक्स में हालात बहुत तेजी से बदलते हैं, इसलिए भारत को हमेशा अलर्ट रहना होगा, जागरूक रहना होगा और किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। हाँ बिल्कुल। तो एक विचारणीय बात जिसके साथ हम आज की बातचीत खत्म कर सकते हैं, क्या पारंपरिक हथियारों की ये जो नई होड़ शुरू हुई है, ये परमाणु हथियारों के डर को कुछ कम कर रही है, या फिर ये संघर्ष के कुछ नए और ज्यादा अप्रत्याशित रास्ते खोल रही है? सोचने वाली बात है।